अच्छा, अब ये तो 115 बीएडी जो है ना, ये पहले भी था, आज भी है। अब यहाँ पे अमेंडमेंट क्या है जी, सुनो ध्यान से। अब जिन्होंने भी दिसंबर 2023 में एग्जाम दिए थे, उन्होंने नॉर्मल रेट पढ़े हैं सोसाइटी के, 115 बीएडी भी उन्होंने के अंदर पढ़ा है, उन्होंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। अब जो जिनके भी एग्जाम जून 2024 में है या दिसंबर 2024 में है, अब इन्होंने क्या कर दिया, सोसाइटी वाले केस में एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया, सेक्शन नंबर 115 बी ए ई। अब ये 115 बीए क्या कहते हैं जी? अब बच्चा कह रहा है सर नॉर्मल रेट तो हमने पहले पढ़े थे, बिल्कुल थे जी, जिन्होंने भी दिसंबर में एग्जाम दिए हैं। 115 बीएडी उन्होंने पहले पढ़ा था, बट 115 बीएई उन्होंने पहले नहीं पढ़ा था। अब ये 115 बीएई क्या है, एक बात मेरे को बताओ। आजकल मोदी जी का मतलब जो आजकल आप भाषण सुनते हो, उनका ना एक चीज पे बहुत जोर है, फोकस है, क्या? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। मतलब वो ये बात कह रहे हैं कि अगले 5 साल के अंदर मैं अपने देश को 3rd नंबर पे लेके आ जाऊंगा। और वो कब होगा? अगर देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। आज देख लो कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, शार्क टैंक इंडिया देख लो ना। अगर आप शार्क टैंक इंडिया देखते हो, मतलब दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सीरियल मान लो आप, जो इस टाइम चल रहा है, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है। और वो जरूर देखना चाहिए। वैसे आजकल मैं देख नहीं रहा क्योंकि टाइम नहीं मिलता, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर थोड़ा बहुत टाइम है तो वेस्ट करने की बजाय वहां लगाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगी यार कि अगर 30-30 साल के लोग वहां पहुंच चुके तो हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये बात नहीं है सर आज सब कुछ छोड़ के बिजनेस कर लूं, इसी फील्ड में तुम कुछ कर सकते हो। मतलब उससे इंस्पिरेशन लो ना। कई बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, सर डीमोटिवेशन मिलता है सर उनको देख के, सर हम तो कुछ भी नहीं कर रहे सर। उनको देख के लगता है यार हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप उनसे मोटिवेशन लो ना। अगर वो इतने आगे पहुंच चुके हैं तो हमारे अंदर भी दिमाग है, हमें फटाफट सीएस बनना है और आगे अपने काम स्टार्ट करने हैं। हमें क्यों लटकना है इसके अंदर जी? तो सिंपल सी बात है, उससे आप इंस्पिरेशन लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। तो क्या हुआ कि मोदी जी बार बार कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग जो करती है सोसाइटी, उनके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन एक नया इंसर्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इस ड्यूरेशन के बीच में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और वो इंडिया की रेजिडेंट है, तो हम तुम्हारे हाथ में टैक्स रेट एप्लीकेबल करेंगे ओनली 15%। मतलब 22% भी नहीं, सिर्फ 15%। और हाँ 10% सरचार्ज तो लगेगा लगेगा, 4% सेस तो ऑलवेज लगेगा लगेगा। तो 17.16% से सिर्फ तुम टैक्स पे करोगे अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। और ये बात मैं तुम्हें कंपनी वाले केस के अंदर भी दिखाऊंगा। अगर हमारा कॉन्सेप्ट कंपनी का ही है, वहां पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कंपनी, सर इतनी बड़ी बड़ी कंपनी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है सिर्फ 17% टैक्स पे करती है इंडिया में। और इस बार ये सीतारमन जी ने बोला भी, अगर आपने बजट सुना हो, सीतारमन जी ने क्या बोला, इस बार हम टैक्स में अमेंडमेंट क्यों नहीं कर रहे? कह रहे ऑलरेडी हम पिछली बार कर चुके हैं। कह रहे कंपनी का टैक्स रेट 30 था, 30 से हमने 22 कर दिया, 22 से हमने 15 भी कर दिया। अब कहां कंपनी 30% टैक्स पे करती थी, आज भी 30% रेट है कुछ केस में, आज 25% भी है, आज 22% भी है, आज 15% भी है, बट वो डिपेंड करता है वो कंपनी क्या कर रही है। अब सोच के बोलो, जितनी यार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नई नई खुल रही हैं, जितनी भी इनोवेशन वाली कंपनी, स्टार्टअप कंपनी नई खुल रही है, सब सिर्फ 17% वो टैक्स पे करती है। कितना कम टैक्स है इंडिया के अंदर कंपनी वाले केस में। तो गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोली है, सोसाइटी वाले केस में हम एक सेक्शन लेकर आ रहे हैं 115 BAE। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के बीच में, वो टैक्स पे करेगी सिर्फ 15%, प्लस में 10% सरचार्ज, प्लस में 4% सेस, ओनली 17.16% इफेक्टिव टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सेक्शन अभी नया इंसर्ट हुआ है जो पहले नहीं था जी। ठीक है जी, तो लिखो एक बार हेडिंग डालो, सेक्शन नंबर 115 BAE। यहां पे लिखो जी, सेक्शन नंबर 115 BAE। अब 115 BAE एप्लीकेबल कब होगा, लिखो यहां पे, इसकी हेडिंग लिखो, टैक्स रेट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रेजिडेंट इन इंडिया। अब ध्यान से लिखना, जो सेटअप हुई है, सेटअप
एंड रजिस्टर्ड, मतलब पुरानी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, अभी नहीं खुली है, नहीं बनी है अभी वो। सेटअप एंड रजिस्टर्ड कब? ऑन और आफ्टर, ये डेट जरूरी है आपके लिए। 1 अप्रैल 23 एंड कमेंस मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल और थिंग, अगर वो किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मैन्युफैक्चर ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। बिफोर, कब स्टार्ट करनी है मैन्युफैक्चरिंग? बिफोर 31 मार्च 24। अभी भी इनके पास कुछ टाइम पड़ा हुआ है। आज हमारी क्या है? 8 फरवरी 2024 है ना हमारी, तो 8 फरवरी 24 है, 31 मार्च तक का टाइम इनके पास है। और आपको बता दूंगा गवर्नमेंट टाइम लिमिट इनकी बढ़ा देगी, क्योंकि गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चाहिए, और तभी इंडिया नंबर 3 के ऊपर आएगा। क्योंकि जब तक बाहर से सामान इंपोर्ट करेंगे सारा पैसा बाहर जाएगा, इंडिया ग्रो कर ही नहीं सकता। और अब बहुत चेंज आया सर, बहुत चेंज आया है। इवन शार्क टैंक इंडिया देखने के बाद लोगों के अंदर बहुत चेंज आया है। कई लोगों ने उसको देखने के बाद इनोवेशन स्टार्ट की है, और आप चेक करो कितने सारे ब्रांड मार्केट में आ गए हैं। ये ब्रांड अपने मार्केट के अंदर पहले सुने ही नहीं थे। तो मतलब आपको उसको देख के लगता है कि इंडिया में बहुत कुछ चल रहा है। अगर हम नॉर्मली घर बैठे हैं तो कुछ भी नहीं चल रहा। मेरे को एग्जांपल ध्यान आ गया। हम अभी गए काशी विश्वनाथ, बनारस। आई थिंक आपको मैंने बताया था ना, हमारा बैच चल रहा था उस टाइम, या बैच नहीं चल रहा था? चल रहा था? नहीं चल रहा था, हाँ दिसंबर में। तो बनारस जब मैं घूमने के लिए गया, तो बनारस भगवान शिव की धरती है, तो मतलब मेरा बहुत टाइम से मन था, भगवान शिव ने मुझे बुलाया और वहां पे मेरे को काफी अच्छा लगा। तो क्या हुआ कि वहां पे ना किसी ने मेरे को कहा कि रात को 2 बजे स्पर्श दर्शन होते हैं। रात को 2 बजे भगवान शिव के स्पर्श दर्शन होते हैं। स्पर्श मतलब कि आप शिवलिंग को आराम से स्पर्श कर सकते हो, आप उनको नहला सकते हो, आराम से उनको दर्शन कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि बहुत दूर से दर्शन होते हैं, और किसी मंदिर के अंदर जाओगे दूर से ही होते हैं ना। बट ऐसा हर मंदिर में एक टाइम होता है कि जहां पर आपको बहुत नजदीक से दर्शन होते हैं, वो आपको उसके लिए कुछ शरीर को पेन देना पड़ता है। ऐसे ही जैसे अब क्या होता है कि वो भस्म भस्म आरती होती है जो उज्जैन के अंदर, तो वहां पर भी एक टाइम है। अगर उस टाइम पर पहुंच जाओगे आप भस्म आरती बिल्कुल सामने से देख सकते हो। बट अगर वही है कि अगर मान लो नॉर्मल, तो फिर आप दूर से देख सकते हो जी। अब क्या हुआ, किसी ने कहा कि रात को टाइम होता है उनका सुबह 4 से 5, शाम को 4 से 5 स्पर्श दर्शन होते हैं जी। अब मेरे दिल में तमन्ना आ गई अंदर। मैंने कहा भाई आपने इतनी दूर मुझे बुलाया है भगवान शिव मतलब भोलेनाथ, कि कुछ ऐसा करना कि मेरे को दर्शन हो जाए। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि उस टाइम, उससे पहले एक दिन रात को हम सोए 12 साढ़े 12 बजे। अब मेरे पापा थे, मतलब मेरे पापा, मेरे फादर इन लॉ, मैं और मतलब हम 3 लोग थे, और बाकी मतलब मम्मी थी उनकी, मेरी वाइफ की मम्मी थी, मेरी वाइफ भी थी। तो मैंने पापा को बोला, मैं पापा दर्शन करने का ना मन है। तो कह रहे कोई बात नहीं, परसों कर लेंगे। मैं कहा परसों नहीं, परसों तो पता नहीं परसों किसने देखी है। मैं कहा कल। अरे कल विवेक कहाँ, अभी 12:30 बजे सो रहे हैं, 2 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि लाइन में भी तो लगना है। अब 2 बजे उठना पड़ेगा तभी दर्शन होंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं उठा दूंगा सबको। कह रहे चलो ठीक है तू उठाती हो। मेरे को नींद ही नहीं आई, मैं 1:30 बजे मैंने सबके फोन घुमा दिए। अब 1:30 बजे फोन घुमा दिए, पापा लोग भी परेशान कह रहे तो भाई साहब मुसीबत गले पड़ गई हमारे, क्योंकि कई बार होता ही है ना, क्योंकि उनकी एज और मेरी एज में फर्क भी है। अब कहाँ वो 50-55 साल के, थकावट तो हो ही जाती है। मैंने फोन कर दिया, कह रहे अच्छा चलना है आज पक्का? मैं कहा हाँ चलना है पापा। कह रहे चलो ठीक है उठ जाते हैं। अच्छा कमाल की बात देखना, हमें लगा भाई साहब 2 बजे हम ही उठे हैं। जब वहां पे गए जनता भाई साहब सुबह हुई पड़ी है वहां तो। मैं सही बता रहा हूं सर, मतलब लोग लाइनों में पता नहीं कब से लगे पड़े हैं। मैं देख के हैरान, मैंने कहा भाई जब तक हम घर से निकलते नहीं ना, तो हमें लगता कि आज हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। बट जैसे ही घर से निकलते हैं, दुनिया को काम करते देखते हैं, हमें खुद लगता है यार हमने तो कुछ भी नहीं किया। जब मैं वहां पे 2-2:30 बजे पहुंचा, भाई साहब लाइनें वहां पहले से लगी पड़ी। और भाई साहब दिल में डर बैठ गया। मैंने कहा दर्शन होंगे या नहीं होंगे, ये तो अलग ही सीन हो गया। मेरे को था कि हम सबसे पहले खड़े होंगे, हमें खड़ा होना पड़ रहा है भाई साहब उस लाइन पे। चलो जी हम लाइन पे खड़े हो गए। 4 बजे एकदम लाइन अपना दर खुले, अपना चलना स्टार्ट हुई। तो मतलब हम अंदर पहुंच गए, कॉरिडोर के अंदर पहुंच गए बनारस। अगर आप में से कोई बच्चा गया है, नया कॉरिडोर बना बहुत बढ़िया आज, तो बहुत जबरदस्त कॉरिडोर बना हुआ है। तो हम अपना अंदर गए, तो वहां पे क्या हुआ, जैसे आप ये मान लो कि सामने घड़ी लगी पड़ी है, 5 बजने में 10 मिनट है, और वहां पे भगवान शिव का मतलब शिवलिंग है, और अब अभी हम यहाँ पे हैं। बस दिल में एक ही तमन्ना चल रही है कि अगर आपने बुलाया है तो आपने दर्शन करवाने हैं।
और ये मैंने हर बार हर एक चीज नोट किया है कि जब आप सच्चे दिल से कोई चीज मांगते हो ना, तो भगवान पूरी, कहते हैं ना, वो एक कायनात सारी मिलाने में लग जाती है। वो बिल्कुल सच्ची बात है, और आपके दिल में ऑनेस्टी होनी चाहिए। टाइम बढ़ता गया भाई साहब, दिमाग खराब हो, मैंने कहा यार आगे नहीं बढ़ रही लाइन, आगे नहीं बढ़ रही, आगे नहीं बढ़ रही, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ी, क्योंकि आगे बुजुर्ग भी खड़े होते हैं, आप धक्के कैसे मारोगे जी? आराम से चलती गई। ये गेट आ गया, 2 मिनट बचे, ये गेट है। अब इतनी भीड़ मेरे से आगे पहले खड़ी है। अब जैसे ही वहां से उस पुजारी ने बोल दिया भाई गेट बंद होने वाला है फटाफट से जी, अब क्या वो पीछे वाली लाइन रुक गई। 5 बजे हैं, कहते हैं ना एक धक्का सा लगता है अंदर, 5 बजे है, धक्का लगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप अपने सेंसेस में नहीं होते कई बार। धक्का लगा, मैं मंदिर के अंदर था, मेरे पापा मंदिर के अंदर, मेरे फादर इन लॉ अंदर, मैं भी अंदर, पूरे 5 बजे। और फिर आराम से दर्शन हमने किए, स्पर्श मतलब शिवलिंग को दूध चढ़ाया। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हम उठ गए 2 बजे, हमें लग रहा था कि हमने बहुत बड़ा काम किया, और जब हम बाहर निकले भाई साहब दुनिया लगी पड़ी है। तो वही चीज होती है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप जब दिल से कोई चीज अपने दिल से चाह लेते हो, तो वो चीज आपको 100% मिल जाती है। और ये केस अभी दूसरा मेरे साथ हुआ। मेरी, चलो मैं लाइव चल रही है यूट्यूब पे, मैं आपको फिर क्लास के बाद बताऊंगा, तो चलो मैं कट ही कर दूंगा इसको। मेरी सिस्टर ने अभी इंडिया से बाहर जाना था, उसका ना इंडिया से बाहर जाने का प्रोग्राम था, तो काफी टाइम से अटका हुआ था, उसकी उसकी फाइल होल्ड पे आ गई थी। तो मैंने भगवान भोलेनाथ को बोला, मैं कहा भगवान शिव, अगर आज तक मैंने कोई सच्चा कर्म किया है, आज तक किया है ना, तो आपने कुछ ऐसा करना है कि मेरी जो सिस्टर है वो इंडिया से बाहर जाए और वहां सेट काम हो जाए। सर इस तरह से काम हुआ, अगले दिन मेरी बहन का फोन आ गया कि मेरे को बाहर से कॉल आ गया, मेरी फाइल होल्ड से निकल गई है, मुझे वहां पे बुला रहे हैं। तो बोले मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपका दिल जब अंदर सच्चा होता है, ट्रस्ट आप किसी पे करते हो, तो सर पत्थर के अंदर भी भगवान मिल जाते हैं। तो वो कहने की बात है ना, हमें लगता है सामने पत्थर है, सुनने वाला कौन है सुनने वाला कोई ना कोई पावर है, नहीं तो दुनिया ऐसे नहीं चल रही। सर दुनिया से चल ही नहीं सकती, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। सब लोग, अब एक बात पाओ, सामने गाड़ी आ रही है, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ियां ट्रस्ट पे तो चल रही हैं। अगर मैं गाड़ी का हैंडल मोड़ के ठोक दूंगा, काम नहीं हो जाएगा? सिंपल सी बात है, ट्रस्ट पे तो चल रही है ना, कि सामने उसने देखा इधर चल रही है। कितनी दुनिया ट्रस्ट के बेस पे चल रही है, तो बात वही है, ट्रस्ट की है। तो आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हो, जिस पे ट्रस्ट कर चुके हो, अगर आप उस पर सब कुछ छोड़ देते हो ना, फिर काम आपके बहुत बढ़िया बन जाते हैं। ठीक है, चलो वापिस आओ। तो वही यहाँ पे बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की। अब गवर्नमेंट कह रही है कि इंडिया में अगर आप काम स्टार्ट करोगे तब जाके हम ग्रो कर पाएंगे। तभी गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है तो इस टाइम से पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा 15% का। अब लिखो यहाँ पे टैक्स रेट क्या लगेगा, यहाँ पे इसमें लिखो रही 15%, 15% टैक्स रेट प्लस 10% सरचार्ज प्लस में 4% सेस। तो अब यहां पे इफेक्टिव रेट क्या बन गया जी? इफेक्टिव टैक्स रेट बन गया 17.16%। ठीक है जी। और वो लाइन सेम चिपका लो जो आपने ऊपर लिखी है कि ये कंसेशनल रेट तब लगेगा अगर तुम टोटल इनकम निकालोगे विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड एग्जम्पशन एंड डिडक्शन। विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन। डन। तो ये हमारा केस था कोऑपरेटिव सोसाइटी का जी। ठीक है, अब बस एक केस हमारा बचा है कंपनी का। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूं अभी, समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको। एक बार लिख लेते हैं ताकि नोटिंग हमारी पूरी खत्म हो जाए। चैप्टर हमारा खत्म है, सिर्फ अगली क्लास के अंदर सिर्फ मेरे को 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको खत्म करने में, और देन फिर हम नए चैप्टर के ऊपर आएंगे। और अगला चैप्टर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा? सैलरी का। ठीक है जी। अब हम अपने 5 हेड स्टार्ट करेंगे जो हमारे सबसे मेन है। ठीक है जी। देखो, अगर मैं तुम्हारे दिमाग में डाउट ना डालू ना, तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा भी नहीं, क्योंकि तुमने लाइन रट ली। तुमने क्या रट लिया कि 21-22 में अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो रेट 25% है, अगर 400 से ऊपर रेट 30% है। बट मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये है
कि हमारे एग्जाम के लिए जून 24 में या दिसंबर 24 में हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 23-24 रेलिवेंट है और असेसमेंट ईयर 24-25 रेलिवेंट है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर कोई कंपनी 23-24 में इनकम कमाएगी, उसकी इनकम टैक्सेबल होगी 24-25 में। ठीक है, तो ये सेक्शन कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि एक कंपनी की 23-24 की इनकम पर इनमें से कौन सा रेट लगाना है वो डिपेंड करता है 21-22 की टर्नओवर पर। बहुत ध्यान सुनना, एक कंपनी 23-24 में इस साल में जो इनकम कमा रही है, आज हमारी तारीख है 10 फरवरी 24, अभी ये 23-24 चल रहा है, 31 मार्च को खत्म होगा। तो जो भी कंपनी इस साल इनकम कमा रही है उसकी इनकम पर क्या रेट लगेगा वो डिपेंड करता है उसकी 21-22 में टर्नओवर क्या थी। अब दिमाग में डाउट ही आ रहा है कि ऐसा क्यों भाई, इन्होंने 23-24 की इनकम पर क्या रेट लगेगा वो 23-24 के टर्नओवर पर क्यों चेक नहीं किया। चलो 23-24 ना करते 22-23 कर लेते। भाई नॉर्मली हमने तो यही देखा है कि पिछले साल की टर्नओवर जो होती है उसके बेस पे बातें होती हैं, या तो पिछले से पिछले साल की बात हो रही है। मतलब यहां तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भाई 23-24 की इनकम पे क्या रेट लगेगा वो 22-23 नहीं 21-22 में टर्नओवर क्या थी उसके बेस पे डिसाइड होगा। और ये दिसंबर वाले बच्चों ने कुछ अलग पढ़ा होगा, उन्होंने यहां पर 20-21 पढ़ा होगा। रीजन क्योंकि उनका प्रीवियस ईयर अलग था और ये हर साल चेंज ऑटोमेटिकली होता रहेगा, ये बात ध्यान दो। बट अभी हमारे एग्जाम के लिए 21-22 लिखा हुआ है। तो पहले समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि 23-24 की इनकम पर कंपनी को किस रेट से टैक्स पे करना है ये डिपेंड करता है उस कंपनी की 21-22 में टर्नओवर क्या थी। आपको टर्नओवर 19-20 की भी दी होगी, 20-21 की भी दी होगी, 21-22 की भी दी होगी, 22-23 की भी दी होगी, 23-24 की भी दी होगी, ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। बस इतनी सी बात ध्यान देना कि अगर हमें 23-24 की इनकम टैक्स निकालना है, हमें बस 21-22 की टर्नओवर चेक करनी है कि 21-22 में टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक थी तो रेट लगेगा 25, नहीं तो लगेगा 30। अब बच्चा कह रहा है ऐसा क्यों भाई, गवर्नमेंट ने ये साल क्यों उठाया, उसका रीजन है। एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपको मैंने इनकम टैक्स की ना स्टार्टिंग वाली क्लास में कहा था आपके इनकम टैक्स में 2 ईयर होते हैं, एक तो होता है ये वाला प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। क्लियर है? अब सारे बच्चे मुझे बोलना जी, ये मेरा प्रीवियस ईयर जो है ये 23-24 है, इससे पिछला साल ये वाला ये आपका है 22-23 और इससे पिछला साल ये वाला आपका है 21-22। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कंपनी इस साल में जो भी तू इनकम कमाएगी, तो इनकम कमाए 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, जो भी तू इनकम कमा रही है उस इनकम को मल्टीप्लाई करूंगा 25% से या मल्टीप्लाई करूंगा 30% से, वो डिपेंड करता है कि तेरी इस साल में टर्नओवर क्या थी। यही गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अगर इस साल में तेरी टर्नओवर 400 करोड़ तक थी तो इस इनकम पर रेट लगेगा 25, और अगर तेरी उस साल में टर्नओवर 400 से ऊपर थी तो इस साल की इनकम पे लगेगा 30। ये बात क्लियर है? अब क्वेश्चन बस ये आ रहा है वो साल क्यों। अब मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं। एक बात मेरे को बताओ, प्रीवियस ईयर की इनकम पर नॉर्मली हम टैक्स कब पे करते हैं? असेसमेंट ईयर में। अच्छा, अगर प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स हम असेसमेंट के अंदर पे करते हैं, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप जब रिटर्न फाइल करते हो तो रिटर्न के टाइम पर ही टैक्स पे करते हो, और रिटर्न भी कब फाइल करते हैं? असेसमेंट ईयर में। अब सारे बच्चे बोल देना, अगर गवर्नमेंट 23-24 के टर्नओवर लेती, प्रॉब्लम क्या आती? क्या इस साल की रिटर्न हमें फाइल करनी है या फाइल अभी हो चुकी है? फाइल अभी करनी है। 23-24 की रिटर्न कब जाएगी? 24-25 में। तो सोच के बोलो, अगर गवर्नमेंट इस साल की टर्नओवर लेती, तुम तो मैनिपुलेट कर लेते भाई। जब तुम्हें पता है कि अगर इस साल की टर्नओवर 400 करोड़ तक होगी तो रेट 25% है, तो क्या तुम अपनी टर्नओवर 400 करोड़ तक ही दिखाते? नहीं दिखाते? यस। फिर तो कितनी सारी कंपनी जो 450 करोड़ है कैसे भी करके 400 से नीचे लेके आ जाती और रेट ले लेती 25% का। तो फिर तो गवर्नमेंट को हर केस खोलना पड़ता, कितनी कंप्लाइंस बढ़ जाते। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई कलेशी खत्म करो, ये साल तो हटा ही दो। बच्चा कह रहा चलो सर ठीक है, ये साल हटा दिया, फिर पिछला साल ले लेते। पिछला साल भी नहीं ले सकते थे। पिछला साल क्यों नहीं ले पाएंगे? एक बात मेरे को बताओ, अब इस साल की रिटर्न, सारे बच्चे बोल देना, इस साल की रिटर्न क्या इस साल में जा चुकी है या भी जानी है? अच्छा, इस साल की रिटर्न कब जाती है? 23-24। जब इस साल की रिटर्न हमें इस साल में भरनी है, सोच के बोल देना,
जब इस साल की रिटर्न मुझे इस साल में भरनी है, अगर गवर्नमेंट कहती इस साल की हम टर्नओवर चेक करेंगे, तो क्या मैं रिटर्न भरते हुए इस साल की टर्नओवर भी मैनिपुलेट कर लेता, नहीं कर लेता? यस, क्योंकि वो भी जानी है। तो गवर्नमेंट ने कहा हमें ऐसा साल उठाना पड़ेगा जो पूरा क्लोज हो चुका है, जो साल ही क्लोज हो चुका है, जिसकी रिटर्न जा चुकी है। अब सोच के बोल देना 21-22 की रिटर्न कब गई होगी? 22-23 में, तो उसकी रिटर्न तुम भर चुके होगे। और जब उसकी रिटर्न तुम भर चुके होंगे तो गवर्नमेंट कह रही इस केस में फ्लक्चुएशन पॉसिबल नहीं है। बच्चा कह रहा क्यों पॉसिबल नहीं है? सर हमने सुना है रिटर्न रिवाइज हो जाती है, हम रिटर्न रिवाइज कर देंगे। अब एक बात सोच के बताओ, अगर आप रिटर्न रिवाइज करोगे तो पोर्टल पे जाके करोगे, तो क्या गवर्नमेंट के दिमाग में डाउट आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल 100% डाउट आएगा कि तुमने पहले दिखाई 450, अब तुम 380 क्यों कर रहे हो? तो सर गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के लो बनाया है। मतलब गवर्नमेंट ये बात कह रही है इन दोनों सालों में तुम्हारे पास बहुत बड़ा स्कोप है अपनी टर्नओवर को मैनिपुलेट करने का। यहां तो पूरा ओपन स्कोप है, ये तो साल अभी चल रहा है, ये साल अभी चल रहा है। तुम क्या करोगे? कैश लेना स्टार्ट कर दोगे। कैश लेना स्टार्ट करोगे, तुम टर्नओवर दिखाओगे ही नहीं अकाउंट्स में, तुम तो बोलोगे मेरी टर्नओवर 250 करोड़ है, जबकि तुम्हारी जेन्युइन टर्नओवर कितनी है? 500 करोड़। और तुम्हें पता लगा कि गवर्नमेंट इस साल की टर्नओवर चेक करेगी, तुमने कहा भाई साहब हाँ जी सामान बेचना है, लाओ कैश में लाओ। अब तुमने ब्लैक मनी लेना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारी ऑनलाइन टर्नओवर कम दिख रही है, गवर्नमेंट कह रही है 25% रेट लगाओगे, अगर इस तरह से चलेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स कहां से मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने करी ये वाला साल तो भूल ही जाओ। और ये वाला साल हम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इसकी रिटर्न भी अभी जानी है, और अगर रिटर्न जानी है उसके अंदर भी मैनिपुलेशन के चांसेस हैं, इसलिए हम ये वाले साल को भी हटा रहे हैं और इस वाले साल को ले रहे हैं। ये साल ऑलरेडी पूरा क्लोज हो चुका होगा। मैनिपुलेशन इतनी इजी नहीं है, अगर तुम करोगे हम तुम्हारी, जैसे आज ईडी के नोटिस आ रहे हैं, पता ना आपको, केजरीवाल साहब को ईडी के नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, उनका काम हो चुका है, बस अब वो फाइनली बस ये डिक्लेयर होना है किस दिन वो जेल में जाते हुए ऐसे करेंगे, वो भी थोड़े दिन के अंदर आपको दिख जाएगा। तो सिंपल सी बात वैसे निकल के रहे, ऐसे इनकम टैक्स वाले आजकल जीएसटी के बहुत छापे पड़ रहे हैं सर, आजकल जीएसटी के इतने ज्यादा छापे पड़ रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर तुम यहां पे कोई भी फ्लक्चुएशन करोगे तो हमारे कंट्रोल में है, अगर हमारे कंट्रोल में हम तुम्हारी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इसलिए हम 21-22 की टर्नओवर लेके चलेंगे, 22-23 और 23-24 की नहीं लेके चलेंगे, बस ये बात ध्यान दीजिए। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो रट लो कि हमें 21-22 की टर्नओवर देखनी है, बात खत्म जी। हमें 22-23 के टर्नओवर नहीं देखनी, 23-24 के टर्नओवर नहीं देखनी, 20-21 के टर्नओवर नहीं देखनी, 23-24 की इनकम पर क्या रेट लगेगा वो डिपेंड करेगा 21-22 में टर्नओवर क्या थी, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? हाँ अच्छा, बच्चा कह रहा है सर अगर कोई कंपनी यहां पे इनकॉर्पोरेट तो वो तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टार्टिंग से ही छोटी कंपनी है। मैं एक बात में बताओ, अगर बच्चा कह रहा है सर यहां पर मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, क्वेश्चन तो सही है बिल्कुल, यहां पे भी तो, अच्छा यहां छोड़ो यहां पर हुई तो उसका तो 21-22 होगा ही नहीं। अब आप मेरे को बताओ अगर 21-22 नहीं है तो टर्नओवर वहां पर कितनी थी? 0। तो 0 इज लेस देन ऑलवेज 400, मतलब 0 इज लेस देन 400 करोड़ ना। तो गवर्नमेंट ने कहा स्टार्टिंग के 2 साल तो हर कंपनी वैसे ही छोटी कंपनी रहेगी, ठीक है ना। जब तुम्हारा वो वाला साल पैदा होगा तब हम तुम्हें बड़ी कंपनी बना सकते हैं। अगर आप चेक करोगे स्टार्टिंग के 2 साल गवर्नमेंट तुम्हें छोटी कंपनी का ही दर्जा देके चलती है फॉर द इनकम टैक्स पर्पस। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो कोई कंपनी नई इनकॉर्पोरेट हो रही है, उसका 21-22 है नहीं, तो है नहीं का मतलब 0, और अगर 0 है तो ऑलवेज 25% वो टैक्स पे करेगी, बस ये पर ध्यान दो। और एक बात और सुनना, ये टर्नओवर सिर्फ हमें डोमेस्टिक कंपनी में चेक करनी है, फॉरेन कंपनी में टर्नओवर चेक नहीं करनी, वहां तो ऑलवेज 40% है और रॉयल्टी की इनकम पे 50% है। क्या बात समझ में आ रही है जी? अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो जी। हाँ जी कंप्लीट करो। अगर मैं कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी, अच्छा टर्नओवर, एक बच्चा टर्नओवर टर्नओवर पूछ रहा है कि टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर मतलब सेल, ग्रोस रिसीट मतलब टोटल पैसा कितना आ रहा है। जैसे आपने मुझे 8,000 रुपए टैक्स की फीस पे की है, 8,000 इज माई टर्नओवर, इनकम नहीं है ये, 8,000 मेरी सेल है। किसने 5,000 रुपए की, 5,000 मेरी सेल है, जो मेरे पास तुमने टोटल पैसा दिया, दैट इज माई ग्रोस टर्नओवर। इसमें भी खर्चे माइनस होने हैं, तो यहां ग्रोस टर्नओवर की बात हो रही है कि उस कंपनी की टोटल ग्रोस रिसीट कितनी है। अगर वो 400 करोड़ तक है देन 25, नहीं तो 30% लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या लोग कर सकते हो इसको? पक्का पक्का? तो बताओ कौन सा साल चेक करोगे, 20-21 से 21-22? 21-22। एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो यहाँ पे इसके नीचे जी।
बच्चा ये बात कह रहा है सर, मान लो जो सीए है या मान लो कोई भी सीए थोड़ा टैक्स की प्रैक्टिस करता है, उसको तो पता है कि प्रोविजन क्या है, उसको ये नहीं पता ना गवर्नमेंट अगले साल टर्नओवर कितनी कर देगी। भाई आप ये कह रहे हो कि सर उसको पता है ये वाला साल चेक करना, पता है अगले साल बजट में उन्होंने बोल दिया 100 करोड़ टर्नओवर चेक करेंगे। ये तो 400 की लिमिट अभी किसने फिक्स कर रखी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ना, उसको क्या पता कि अगले साल 400 ही रहेगी। अब सोच के बोला, मैंने कहा ना जहां से हम सोचते हैं, हम जहां हमारी सोच खत्म होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की वहां स्टार्ट होती है, क्योंकि वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स है ना। अब वो क्या देखेंगे, अच्छा ये अब क्या कर रहा है, कंपनियों की टर्नओवर दिखा रहा है 350, 380, 390, 400 से कम, मैं अनाउंस कर रही हूं जी अब हम टर्नओवर चेक करेंगे 250 करोड़। फंस गई सारी कंपनी, आ गई 30% में। अब सीधा 250 से कम दिखाऊंगा, मैं अनाउंस कर रही हूं टर्नओवर चेक करेंगे 150 करोड़। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जहां तुम धीरे धीरे नीचे आओगे गवर्नमेंट टर्नओवर जीरो कर देगी यहां पे। वो तो शुक्र बनाओ कि अभी 400 करोड़ की लिमिट दे रखी है। क्यों दे रखी है, क्योंकि लोग अभी ऐसा काम नहीं कर रहे। ये तो गवर्नमेंट को तो एक झटके में टर्नओवर खत्म करनी है और गवर्नमेंट का फायदा है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम तुम्हें 400 तक छोटी कम, और देखो ऐसा नहीं है कि चोरी होती नहीं है, मैंने कहा ना चोरी पॉसिबल है, बट अगर ज्यादा मार्केट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो गवर्नमेंट को लिमिट चेंज करते हुए 1 सेकंड ही लगेगा जी। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट अभी यहां पे कह रही है 400 करोड़, बट जिस तरह से जैसे आपने बोला कि सीए को पता है, उसको ये पता है कि ये साल चेक करेंगे, बट उसको ये नहीं पता कि अगले साल टर्नओवर क्या हो सकती है। वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री लेकर करेगी। ठीक है जी। चलो जी, तो एक बार ऐसा करो फटाफट से, अब एक एग्जाम्पल लिख लो छोटा सा, देन इसको पैक करें फिर। सर अगर 23-24 कंपनी वाइंड अप हो गई, हाँ तो वाइंडिंग अप हो गई तो भी तो टैक्स देना पड़ेगा ना, उस साल में जो इनकम कमाई होगी उस पर तो वो टैक्स पे करेगी करेगी जी। ठीक है जी, आओ जी फटाफट से आओ। प्रीवियस ईयर और मान लो टर्नओवर, प्रीवियस ईयर 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, टर्नओवर 380 करोड़, 410, 390, 370, टोटल इनकम 50 लाख, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। अब बताओ जी इस 2 करोड़ पे किस रेट से टैक्स लगेगा, वो डिपेंड किस पे करता है, 21-22 में टर्नओवर क्या थी, यहाँ लग जाएगा 30%। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी बड़ी कंपनी है ना, छोटी कंपनी नहीं है बड़ी कंपनी है, उसकी टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है। यस श्रेया, आपने पढ़ा होगा कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है ना, आपने केस पढ़ा सलमान वर्सेस सलमान, हाँ वही वर्सेस सलमान सलमान, उसमें ही तो पढ़ा होगा आपने, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है हर कंपनी की। ठीक है जी। तो वो डिपेंड करता है उसकी टर्नओवर कितनी है, उसके बेस पे वो कंपनी टैक्स पे करेगी। अब इसके नीचे लिखो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर इफ टर्नओवर इज 370 करोड़, बताओ। तो 25%। ठीक है, क्लियर। और लिखो अब इसके बाद व्हाट विल बी योर आंसर इफ कंपनी इज फॉरेन कंपनी, व्हाट विल बी योर आंसर इफ कंपनी इज फॉरेन कंपनी। तो वहां तो ऑलवेज 40%, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, वहां टर्नओवर मैटर ही नहीं करता। यह टर्नओवर की गेम सिर्फ किस कंपनी में है, डोमेस्टिक कंपनी में है, ये बात ध्यान देना चाहिए।